हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो चलिए आ जाइए सभी, लाइव स्टार्ट हो गया है अपना। फर्स्ट लेट मी चेक कि मैं ऑडिबल विजिबल सब कुछ हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु। बिल्कुल ठीक है, चलो सब क्लियर, ऑल चेक, 1 2 3। स्टार्ट करें क्या? आज के एमसीक्यूज अपने कौन से पकड़ने वाले हैं हम? आज का एक्ट कौन सा है? आज का एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा एक्ट है, और वो कौन सा एक्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखिए, एक एक्ट ऐसा है जो हम रोज यूज करते हैं। रोज आप कुछ भी सामान लेते हो, आप ग्रोसरीज लेते हो, आप सुबह सुबह दूध लेकर आते हो, तो आप उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। हम किसी से बुक्स लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एवरीथिंग यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो कि हाँ जी मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये लेना है, आप ऑर्डर करते हो डिलीवरी के लिए, खाना मंगवा रहे हो, मतलब एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट। तो रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट तो चला ही हुआ है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर ही रहे हैं, ठीक है जी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट, मतलब हर एक्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जनरल लाइफ में हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए आज की प्रोविजन स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। जो प्रपोजल करता है और जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है वो इनमें से क्या है? सबसे पहले तो ये जान लें कि भाई प्रपोजल क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्रपोजल क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 2 तो हमारा डेफिनेशन ही होता है, ठीक है। तो यहां पर भी सेक्शन 2A की डेफिनेशन में प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2A, ठीक है। सेक्शन 2A की डेफिनेशन में हमारी क्या दी गई है? प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है। 1 सेकेंड, आई विल इरेज इट एंड देन सेक्शन 2A क्या है? प्रपोजल की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। नाउ व्हाट इज प्रपोजल? भाई ए पर्सन, मान लीजिए मैं हूं, मुझे बी पर्सन का घर खरीदना है, तो मैंने क्या किया? बी पर्सन को कॉल किया या फिर लेटर भेजा कि सर मुझे मेरा ये प्रपोजल है कि मैं आपका ये घर खरीदना चाहता हूँ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रपोजल। मतलब यू वांट अनदर पर्सनस एसेंट बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग, ठीक है। प्रपोजल का मतलब यही है कि आप कुछ करना चाहते हैं या फिर आप कुछ करना नहीं चाहते, तो आप दूसरे पर्सन की क्या ले रहे हैं? एसेंट ले रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि सर या फिर मैं ये कर लूं या फिर मैं ये ना करूं, ठीक है। अब जब मुझे घर खरीदना था, घर था उसका, तो मुझे उससे तो पूछना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं उसको प्रपोज कर रही हूँ, मैं उसको ऑफर दे रही हूँ कि सर क्या कीजिए कि मैं आपका घर खरीद लूँ इतने अमाउंट में। तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रपोजल। कहाँ पे दी गई है सेक्शन में डेफिनेशन? सेक्शन 2A में दी गई है। अब भाई पार्टीज का आता है। मैंने, शिखा ने क्या किया? प्रपोजल रखा, ऑफर रखा। तो हु आई एम एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल, हु इज ही? चलिए ये क्वेश्चन ये बात कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रपोजर और प्रपोजी। सेकंड प्रोमिसी एंड प्रोमिसर। थर्ड प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। एंड फोर्थ प्रपोजी और प्रपोजर। चलिए इसमें जो चारों ऑप्शंस में से जल्दी से मुझे आंसर कीजिए क्या होगा। आपको बता तो दिया कि प्रपोजल होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। पार्टीज के बारे में पूछ रहा है, पार्टीज के बारे में पूछ रहा है कि पार्टीज प्रपोजल जो प्रपोज करती है, जो ऑफर कर रही है वो कौन सी है, और जो एक्सेप्ट करी। एक ब्राइटनेस कम कर दोगे, और जो एक्सेप्ट कर रही है वो कौन सी पार्टी है? हाँ बस इतनी, ठीक है, थैंक यू। जूम ये फोकस कर दीजिए, फोकस नहीं है।
यहाँ पे एक और कम कर दो फिर तो बस, ठीक है। ये फोकस मुझे नहीं लगता ये फोकस है शायद। चलिए चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रॉमिसर मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, जो चाहता है कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं, दैट इज अ प्रॉमिसर। और प्रॉमिसी क्या हो गया? जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करेगा, जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा वो तो उसकी बात है, लेकिन जो सेकंड पर्सन एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, जो पर्सन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या हो गया? प्रॉमिसी हो गया। प्रॉमिस इसी चीज से बनता है, एक ऑफर था, एक एक्सेप्ट, जो ऑफर था अगले पर्सन ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया? ये एक प्रॉमिस हो गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक पर्सन ने क्या किया? एक पर्सन ने ऑफर किया और दूसरे पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज अ प्रॉमिस। ठीक है, ये बन जाता है प्रॉमिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज। अब ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए कि भाई कोई एग्रीमेंट जिसको क्या करती है? लॉ इन्फोर्स करती है, वो क्या होता है? क्या वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या वो वॉइड होता है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए बताइए। इतना इजी एक्ट है ना ये, बहुत ही अच्छा और इजी एक्ट है। इसके भी अगर आप इसके तो आंसर्स आपको देने पड़ेंगे, देखिए, बिकॉज ये एक्ट तो हमने लॉ में भी पढ़ा है और बहुत अच्छे, सबने अच्छे से पढ़ा होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा होता है क्योंकि इंटरेस्टिंग एक्ट होता है, सबको एकदम से जानना होता है। अच्छा कि हम तो ये रोज ही करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स तो हम रोज करते हैं, तो उसकी क्या पॉइंट्स है, कैसे बनता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इज प्रॉमिस, मतलब जो प्रॉमिस हमने क्या पढ़ा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। तो वही प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस मिलके क्या बना देते हैं? एग्रीमेंट बना देते हैं, जिसमें कुछ कंसिडरेशन होती है। जब प्रॉमिस हुआ है 50,000 के लिए, मान लीजिए मैंने किसी पर्सन की 50,000 की कोई वैल्यू बोलिए, घर तो नहीं बोल सकते, 50,000 का आजकल कोई घर नहीं आता। चलिए घर को अगर मान लीजिए 90 लाख, 80 और 90 लाख का घर है और मैंने बी पर्सन को बोला कि सर मुझे आपका घर खरीदना है फॉर 80 लाख। तो 80 लाख, व्हाट इज 80 लाख? 80 लाख इज ए कंसिडरेशन अमाउंट। ठीक है, तो वो, और अगर बी पर्सन ने वो बात मान ली, तो मैंने उनसे कुछ पूछा था, उन्होंने उस चीज को एसेंट कर दिया, वो बात मान ली, और हमारी कंसिडरेशन क्या है? दैट 80 और 90 लाख वट एवर इट इज। तो ये क्या बन गया? ये मिलकर जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन गया, और प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस विद कंसिडरेशन, यही क्या बन जाते हैं? ये एग्रीमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या बन जाते हैं? यही एग्रीमेंट बन जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या फिर वॉइड कहते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या रहेगा? आई थिंक यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री, दैट्स वाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन मेन्स, है ना? ऐसा चल रहा है कुछ क्या? प्री के चक्कर में मेंस को भूल मत जाना। चलो अभी तो प्री की तैयारी, आई थिंक प्री की तैयारी इज इंपॉर्टेंट वैसे भी। अब तो दिन ही क्या बचे हैं? 22, इट्स 22, 23, 24, 25, 26, अरे 3 दिन बचे हैं। तो चलिए, कई अच्छी बात है, आप प्री की तैयारी कर रहे होंगे, नो डाउट। ठीक है, चलिए इसका आंसर कर दीजिए। वैसे क्या होगा एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ? चलो मैं ही बता देती हूँ, इसका आंसर होगा अ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई एग्रीमेंट लॉ जिसको इन्फोर्स कर देती है, वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जिस एग्रीमेंट को लॉ ने बोल दिया कि हाँ ये एग्रीमेंट लीगल कैपेसिटी में आता है, आपका इंटेंशन था इसको लीगल बनाने का, तो वो क्या हो गया? वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, वी कैन से दैट।
ठीक है, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो एग्रीमेंट होंगे ही, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए मैं हूं, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूं और मेरे ब्रदर है, मैं और मेरे ब्रदर की हम मैच देख रहे हैं, या फिर हम कहीं भी कुछ भी देख रहे हैं, हम मैच देख रहे हैं, तो क्या हो गया, मैच में हमने मतलब मेरे भैया ने बोला कि आज इंडिया जीतेगी, और मैंने बोला नहीं नहीं आज इंडिया नहीं जीतेगी, आज इंडिया का स्कोर कम जा रहा है, नहीं इंडिया नहीं जीतेगी। भैया ने बोला लगाओ शर्त, ठीक है, और 100 रुपीज़ की 500 रुपीज़ की हमने जितनी की भी शर्त लगा ली, और उसके बाद में अब भाई बहनों का तो आप सबको पता होगा, मैं अगर हार गई तो मैंने तो पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे भैया जाके कोर्ट में केस कर लेंगे मेरे खिलाफ कि नहीं उसने माना था, उसने एक्सेप्ट की थी ये बात कि उसको 200 रुपये देने हैं और उसने, मेरी बहन ने 200 रुपये नहीं दिए, तो अब मैं कोर्ट में जाके तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। नहीं, ये क्यों नहीं है, ये लॉ इसको इन्फोर्स ही नहीं करेगा, बिकॉज इन आर माइंड्स हमको लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना था, ये कुछ लीगली नहीं था, ये तो हमने इन जनरल सेंस हमने बोल दिया, तो दिस वाज नॉट लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। ये तो घर पे बैठ के हमने एक बोला, एक ने बोला कि इंडिया जीतेगी, एक ने बोला इंडिया नहीं जीतेगी, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे माइंड में ही नहीं था कि हम एक दूसरे के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन दें, ठीक है। लेकिन जो जैसे एग्रीमेंट, जो बिजनेस रिलेटेड सारे के सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस रिलेटेड, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं, वो तो आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकते हैं, ठीक है, तो वो तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑल एग्रीमेंट्स मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। कुछ कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है, बहुत ही मतलब ये तो इसको बिल्कुल भी कह नहीं सकते कि टेक्निकल एक्ट है, बहुत इजी सा एक्ट है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक्ट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज, कोई एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ कब होगा, जब अदर पार्टी एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज, किसी और की ऑप्शन के साथ अगर कोई और चाहेगा तो वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा। तो उस ऑप्शन, तो उस एग्रीमेंट्स को क्या कहते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, 1 सेकेंड, अ कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, लेकिन किसी और की कंसेंट के ऊपर, किसी और की ऑप्शन के ऊपर होगा, तो उसको क्या होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर वॉइडेबल होगा या फिर वॉइड होगा, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि वो वॉइड भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है लेकिन वो वॉइड भी हो सकता है, अगर दूसरी पार्टी चाहती है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ये तो वो क्या होगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस, आगे के केसेस हम देखेंगे कि जिन केसेस में जो पार्टी होती है जिसपे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हुआ होता है, जिसपे कोएर्शन किया होता है, अगर वो चाहती है, जिसपे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होता है, अगर वो चाहती है कि नहीं नहीं मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही है, तो वो वैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर वो चाहती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तब तो वो वैलिड हो गया, लेकिन अगर वो नहीं चाहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए तब तो वो वॉइड होता है। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो किसी दूसरी पार्टी के ऑप्शन के साथ चलते होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, प्रपोजल की जो हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि प्रपोजल क्या होता है। अब मैं ऑफर रख रही हूँ, मैं प्रपोज कर रही हूँ बी पर्सन को कि सर मुझे आपका घर खरीदना है फॉर दिस अमाउंट, ये क्या था, एक प्रपोजल था। अब दूसरे पर्सन जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, तो ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी कि वह हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये वाली कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट, मेरी प्रपोजल कि कब होगी, जब अगर उन्होंने एक्सेप्ट करना होगा नहीं करना होगा वो तो उनकी बात है, लेकिन जो मैंने प्रपोज किया है वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। मैंने थोड़ा पीछे गलत बोल दिया कि जो मैंने प्रपोज किया है, मैंने ऑफर किया था कि सर मुझे आपका घर खरीदना है, इस प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगा। देखिए ऑप्शंस क्या कह रहा है, व्हेन इट डू नॉट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, जिनको मैं कर रही हूं ऑफर उनकी नॉलेज में ही नहीं आया। When it's come to the knowledge of another person that some communication was made to the concerned person, किसी C person की नॉलेज में आ गया कि ये concerned person जो B है उनके साथ कुछ कम्युनिकेट, जो किसी ने प्रपोज किया है, उनके लिए कुछ प्रपोज किया है, ठीक है। अब B person का मैंने घर खरीदना था, लेकिन उनके कोई रिश्तेदार हैं जो C person है, अब उनको उनकी नॉलेज में आ गया कि A person जो है घर खरीदना चाहते हैं, ये इस ऑप्शन का मतलब है, तो तब कंप्लीट होगी क्या,
when it comes to the knowledge of the person to whom it is not made, और when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, कि जिनको मैंने किया है प्रपोज, जिनको मैंने ऑफर दिया है, उनकी नॉलेज में आ गया कि हाँ जी मेरे पास कुछ ऐसा ऑफर आया है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? अरे बैटरी, ओहो, चलिए जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट, कब कंप्लीट होगी कम्युनिकेशन प्रपोजल की? बैटरी बैटरी, तो इसका जो ऑप्शन है तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा? When it comes to the knowledge of the person to whom it is made, उस पर्सन जिसको मैंने, ये तो बहुत ही एक ऑब्वियस सा रीजन है कि मैं जब प्रपोज कुछ कर रही हूँ तो अगर सेकंड पर्सन को, जिनको मैं प्रपोज कर रही हूँ, उनको इस बात का पता चल जाएगा तभी तो मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गई ना। अब मान लो एक एग्जांपल ले लो कि मैं जो बी पर्सन को कह रही थी कि मुझे आपका घर खरीदना है, मैंने एक लेटर भेजा था और वो लेटर उनकी वाइफ के हाथ में लग गया, ठीक है, उनकी वाइफ ने देख लिया कि अच्छा ये लेटर आया, और उस टाइम वो लोग बी पर्सन जो है वो नहीं थे और उनकी वाइफ है सी पर्सन, उनको सी को लेटर दिख गया, अच्छा ये लेटर है कि घर खरीदना चाहती है कोई शिखा। तो जब वो शाम को सी पर्सन आए घर पे और बी ने, उनकी वाइफ ने वो लेटर उनको दे दिया कि देखिए ऐसा शिखा नाम की पर्सन है जो आपका घर खरीदना चाहती है फॉर दिस अमाउंट। अब जब बी को ये पता चला है, जब बी को लेटर मिला था तब नहीं होगी क्योंकि बी तो उनकी वाइफ है, कंसर्न कोई और पर्सन है, ठीक है। लेकिन जब ये लेटर बी को मिल गया, उनकी वाइफ ने उनको दे दिया, तब मेरी कम्युनिकेशन, किस चीज की, प्रपोजल की कम्युनिकेशन, तब क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगी। अब बी के को पता है कि कोई शिखा नाम की पर्सन मेरा घर खरीदना चाहती है, ठीक है। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट। अब जब प्रॉमिस किस में कन्वर्ट हो रहा है, जब प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, ये बात कर रहा है क्वेश्चन। मैंने प्रपोज किया, अब जो एक्सेप्ट अगर उन्होंने करना है बी ने, तो वो किस अकॉर्डिंगली करेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है। बी एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड होनी चाहिए, expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, be absolute and unqualified, और both B and C। ऐसी होनी चाहिए कि हाँ जी वो मुझे फ़ोन करके बता दे कि हाँ जी मुझे आपका एक्सेप्ट है, या फिर मैंने ही अपने प्रपोजल में लिखा हो, जो मेरा लेटर था मैंने उसमें लिखा हो कि अगर आपको ये एक्सेप्ट है तो आप भी मुझे लेटर भेजिए। तो अगर वो प्रिस्क्राइब किया गया है प्रपोजल में तो उस अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए, ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी में से इसका आंसर क्या होगा? आज हमारे पास आ ही नहीं रहे। अच्छा, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कर दीजिए, और पीडीएफ फर्स्ट लिंक में हमारे दी हुई होती है, आप पीडीएफ को रजिस्टर कर सकते हैं। टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा हमारे बैंकिंग चैनल का, जिसमें हम डिफरेंट पोल्स कंडक्ट करते हैं। आपको अगर किसी और एक्ट के आपको एमसीक्यूज चाहिए होंगे, आप उसमें आप बता सकते हैं कि मुझे इस एमसीक्यूज, इस एक्ट के एमसीक्यूज चाहिए, आपको वहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहते हैं, आपको टेलीग्राम पे दिया गया है, वहाँ पर आप जाइए, डिस्कशन कीजिए। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक आपको पीडीएफ का मिल जाएगा। तो ये सब आपके लिए ही है, आप करते जाया कीजिए। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जब प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इसका ऑप्शन आएगा बोथ बी एंड सी। ऐसे मैनर में, एक रीजनेबल और यूजुअल मैनर में करना है, या फिर अगर प्रपोजल में लिखी गई है कोई बात तो उस अकॉर्डिंग करनी है एक्सेप्ट, या फिर वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। ऐसा कंसेंट का मतलब क्या होता है? मैं किसी चीज की हामी भर रहा हूँ, हाँ जी, अगर मेरा भी कंसेंट है किसी बात को करने के लिए, अगर वो चाहते हैं कि उनको भी घर बेचना है तो वो उनका कंसेंट है, वो भी चाहते हैं खुद से,
तो वो कंसेंट होता है, वो करना चाहते हैं वो काम या फिर वो काम नहीं करना चाहते, तो वो उनका कंसेंट है। तो जब कंसेंट का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है कि अगर वो इन चारों ऑप्शंस में से कॉज नहीं किया गया हो। फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी मच इन्फ्लुएंस, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, स्लाइटली इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। ये सारा वैसे तो इसमें आपको अगर थोड़ा सा आप देखोगे, मतलब कई बार मीम्स लिखा होता है ना, मीम्स लिखा होता है व्हेन यू सी इट। इस क्वेश्चन में भी यही आपको मैं ही आपको ऑप्शन दे रही हूँ, व्हेन यू सी इट। अब बताइए इसमें से आपको क्या वैसा वाला दिख रहा है कि आपको आंसर ही दिख जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप पे अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो मान लिया जाएगा कि वो कंसेंट है। नाउ व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या वर्ड है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये कि कोई भी पर्सन आपके रिलेशन में हो, आपके फादर मदर, आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, वो अपने उस रिश्ते का फायदा उठा रहे हैं और आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, ठीक है। अब वही सेम ही एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। बी पर्सन है, बी पर्सन को घर मतलब उनका इतना मन नहीं है बेचने का, अब उनकी गर्लफ्रेंड है। अब उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं नहीं पैसा आ जाएगा, इतने अमाउंट में कह रहा है, उसकी वैल्यू तो 50 लाख है, लेकिन शिखा कह रही है 80 लाख आप करो। मतलब वो उनको इन्फ्लुएंस कर रही है कि हमारे घर पे पैसा आएगा। मेरे वो गर्लफ्रेंड सोच रही है कि चलो मेरी भी जितनी भी शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो जाया करेगा। तो वो अपने उस रिलेशन का फायदा उठा रहे हैं बी पर्सन को कि भाई आप क्या कीजिए, ये डिसीजन ले लीजिए। दैट इज अ अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि कोई पर्सन अपने रिलेशन का फायदा उठा रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, चाहे आपका वो काम करने में कंसेंट है या फिर नहीं है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहते हैं व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोercion, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बताइए मुझे कि जब भी कुछ कंसेंट किसी भी एग्रीमेंट के लिए कैसे लिया जा रहा है, कोercion हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो इन चारों ऑप्शन में से एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसा होगा? द voidable at the option of the party whose consent was so caused, illegal, depends अपॉन द सर्कमस्टांस ऑफ द केस, या फिर void। चलिए बताइए मुझे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज कोercion? कोercion क्या होता है बताइए? कोercion का मतलब होता है कि जब आपसे कोई भी एक्ट करवाया जा रहा है, इनवॉलेंटरली एक्ट, आपका मन नहीं है उसको करने का, ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्ट करवाया जा रहा है बाय सम थ्रेट। आपको थ्रेट या फिर फोर्स, आप पर फोर्स यूज हो रही है या फिर आपको कुछ थ्रेट दिया जा रहा है। मान लीजिए कि आपके ऊपर गन रखी हुई है आपके सिर के ऊपर, और आपको बोला है कि अपनी प्रॉपर्टी के सारे जो कागजात हैं उस पर साइन करो। तो वो क्या है? वो एक कोercion है। आपको पता है कि भाई अगर मैंने नहीं किए तो क्या हो जाएगा, गोली लग जाएगी और काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसलिए आपने क्या कर दिया, साइन कर दिया। दैट वाज कोercion। आपने उस फियर में, उस थ्रेट में काम किया है, ठीक है। फ्रॉड हमारा क्या होता है, हम रोज की टर्म्स में फ्रॉड देखते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट में आप बी पर्सन ने एक आपसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपको मिसलीड कर दिया, वो बात सच्ची थी ही नहीं जो उसने बता दी और आपको मिसलीड कर दिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। ये सब वर्ड्स जो होते हैं एक सिमिलैरिटी होती है, बट कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। कोercion तो आपको मैंने पूरा बता ही दिया। तो अब वो बता रहा है कि भाई वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो इनके अकॉर्डिंग किया होगा, तो उसका आंसर क्या होगा? voidable at the option of the party whose consent was so caused is the answer। कि जिसका कंसेंट इस अकॉर्डिंगली लिया गया है, अगर वो चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना तो ओके है, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, where both the parties to any agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement। इसका आंसर मुझे जब बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा कि भाई दोनों ही पार्टीज को क्या हो गया है, फैक्ट्स ही नहीं पता उनको। अगर दोनों पार्टीज कह रही हैं, एक पार्टी कह रही है 11 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक कह रही है 12 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और दोनों ही थोड़ा सा ऐसे कह रही है कि मुझे लगता है शायद इस दिन हुआ था, शायद इस दिन हुआ। ये तो फैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ था, उनको यही नहीं पता। तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? चलिए मुझे जल्दी से बताइए, उस एग्रीमेंट का क्या होगा? द एग्रीमेंट इज voidable, द एग्रीमेंट कांट बी इन्फोर्सेबल एट लॉ, द एग्रीमेंट इज void, द एग्रीमेंट इज नॉट void। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। जब दोनों ही पार्टीज को नहीं पता, दोनों पार्टीज को जब नहीं पता, उनको मिस्टेक ऑफ द फैक्ट है, तब वो एग्रीमेंट क्या होगा, तब वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। जब उनको पता ही नहीं फैक्ट के बारे में, तो फिर भाई तुम कहाँ लड़ने के लिए चले हो, दोनों को ही नहीं पता, किसी से तो हम पूछेंगे और दोनों को ही नहीं पता। अगला क्या कह रहे हैं, द एग्रीमेंट्स विच आर इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ऐसा एग्रीमेंट आपके साथ कर लिया कि कल को आप ये वाला बिजनेस नहीं करोगे, ठीक है, कल को आप मान लीजिए कपड़े का बिजनेस नहीं करोगे, बर्तन का बिजनेस नहीं करोगे, और भी जितने भी शैम्पू का बिजनेस, कुछ भी ऐसा बिजनेस आप नहीं करोगे, आपको बिजनेस के लिए, आपको ट्रेड के लिए रिस्ट्रेन कर दिया। तो वो वाले ऑप्शन, वो वाले एग्रीमेंट्स कैसे होंगे, वैलिड होंगे, इलीगल होंगे, वॉइड होंगे या फिर वॉइडेबल होंगे। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे, ठीक है। वो एग्रीमेंट जो आपको रिस्ट्रेन करते हैं ट्रेड करने के लिए, वो एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे, वो माने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to। अब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल नहीं होगा अगर सिर्फ एक पार्टी को मिस्टेक ऑफ द फैक्ट है, सिर्फ एक पार्टी को है, दूसरी पार्टी को सारे के सारे फैक्ट्स पता है बट एक को नहीं पता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या हश्र होगा, ठीक है। वो मतलब कौन सा वाला, अच्छा मैंने आपको आंसर ही बता दिया, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको आंसर बता दिया है इस क्वेश्चन का, बोलने में ही बता दिया है। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। चलिए अब मैं इसका बता ही देती हूँ। देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा जब सिर्फ एक पार्टी को क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, उसको ही नहीं पता। एक पार्टी को प्रॉपर पता है कि सर 13 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट होगा था, जो मर्जी आप जहां मर्जी से आप पूछ के देख लीजिए, जितने मर्जी एविडेंस निकाल लीजिए, मुझे पता है कि 13 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। दूसरी पार्टी है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, नहीं सर 12 को हुआ था, नहीं सर 11 को हुआ था। अब उस पार्टी को नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लेकिन एक पूरी पक्की है, तो ये क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ हम वॉइडेबल नहीं करेंगे कि सिर्फ एक पार्टी को फैक्ट के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेकंड भी इसका प्रोविजंस आएगा, सेकंड भी हमारा एमसीक्यू सेशन आएगा। तो आज के लिए हम खत्म करते हैं अपना लेक्चर, अगले लेक्चर में मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आपके लिए यही है, ठीक है। अभी तो 3 दिन बचे हैं प्री के लिए, मतलब नो डाउट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री, और अच्छे से करिए प्री, ठीक है। विघु हमारे साथ जुड़े थे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट उन्होंने, अच्छा विघु मैंने आपका आंसर्स नहीं पढ़े, आई एम सो सॉरी। अच्छा आई एम सो सॉरी विघु, मैंने आपके आंसर्स नहीं पढ़े, आई वॉज नॉट एबल टू सी इट। चलिए तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। और आई होप नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे से मिलेंगे। प्री की अच्छे से तैयारी करो, प्री खत्म तो मेन स्टार्ट, बस लग जाना। और अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो स्टार्टिंग से वीडियोस देख लो, एमसीक्यू सेशन तो चले ही रहेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।